मूवी की शुरुआत केटी नाम की लड़की से होती है जो कि मॉडल बनना चाहती है। आज उसे अखबार में फोटोशूट के लिए एक फोटोग्राफर की ऐड दिखती है जो कि फ्री में फोटोज खींचने में इंटरेस्टेड था। केटी अभी स्ट्रगलर होने की वजह से सोचती है एक बार इससे कांटेक्ट कर लेना चाहिए। फिर केटी उसे फोन मिलाती है। वो आदमी केटी से उसकी फोटो मांगता है। केटी उसे अपनी फोटो भेज देती है। फोटोग्राफर को फेस ठीक लगता है, जिसके बाद वो केटी को अपना एड्रेस दे देता है। अगले दिन केटी फोटोग्राफर के एड्रेस पर जाती है, जहां उसे फोटोग्राफर इवान और उसका हेल्पर जॉर्जी मिलते हैं। वहीं रूम में एक और इनका साथी निक सो रहा होता है। इवान फिर केटी की ड्रेसेस देखता है और उनमें से एक हॉट ड्रेस सिलेक्ट करके केटी को डालने को कहता है। केटी चेंजिंग रूम में ड्रेस चेंज करके आती है। फिर इवान केटी की पिक्स खींचता है। बहुत सारी फोटोज खींचने के बाद भी इवान को मजा नहीं आता। वो केटी को कहता है हमें थोड़ी और बोल्ड फोटोज खींचनी होगी, जिसके लिए तुम्हें अपनी ड्रेस उतारनी होगी। ये सुन के केटी को गुस्सा आता है। वो कहती है वो यहाँ गलत वेबसाइट्स के लिए फोटो खिंचाने नहीं आई। इस पर ईमान भड़क जाता है और उसे कहता है इसी वजह से तो हम तुम्हारा फ्री में शूट कर रहे हैं, नहीं तो हम तुमसे पैसे चार्ज करते। जिस पर केटी कहती है सॉरी, मैं ये सब नहीं करती। फिर वो वहाँ से चली जाती है। केटी घर आती है और रोने लग जाती है क्योंकि ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था। अगले दिन केटी के फ्लैट की डोरबेल बजती है। केटी देखती है दरवाजे पर इवान का हेल्पर जॉर्जी आया है। केटी उसे देख के डर जाती है। वो दरवाजा ज्यादा नहीं खोलती। जॉर्जी को असल में केटी पसंद आ गई थी। वो उसे उसकी फोटोज देने आया था। केटी पेन ड्राइव पकड़ती है और जॉर्जी को वहां से जाने को कहती है। जॉर्जी उसे कहता है तुम मेरे साथ र्यूड बिहेव क्यों कर रही हो, मैं तो तुम्हें फोटोज ही देने आया हूँ। लेकिन केटी जॉर्जी को अवॉइड करती है और दरवाजा बंद कर लेती है। उसी रात हम जॉर्जी को देखते हैं जो केटी की फोटोज को देखे जा रहा होता है। अगले दिन केटी जॉब से वापस आके सो जाती है, लेकिन रात जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने सामने जॉर्जी को बैठा देखती है, जिसे देख के केटी काफी डर जाती है। केटी उसे कहती है वो पुलिस को बुला लेगी अगर वो यहाँ से ना गया तो। लेकिन जॉर्जी इतनी आसानी से कमरे से जाने वाला नहीं था। केटी फिर भाग के दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन जॉर्जी उसे पकड़ लेता है। केटी चिल्लाती है तो जॉर्जी उसके मुंह में जुराब डाल देता है और उसे जमीन पर लिटा के उसे चाकू दिखाता है और कहता है अगर उसने शोर मचाया तो वो उसे मार डालेगा। लेकिन केटी फिर भी शांत नहीं बैठती। फिर उसकी आवाज सुन के केटी का नेबर उसके फ्लैट में आता है। वो केटी को यूं जमीन पे देख के उसे उठाने ही लगता है कि जॉर्जी अचानक से सामने आके केटी के नेबर को चाकू मार मार के उसे भी नीचे गिरा देता है। नेबर की सांसें अभी चल रही होती हैं। फिर जॉर्जी नेबर के सामने ही केटी के साथ गलत काम करता है। इतने में नेबर भी दम तोड़ चुका होता है। केटी के साथ गलत काम करने के बाद जॉर्जी रियलाइज करता है कि उसने बहुत बुरा काम किया है। उसे कुछ समझ नहीं लगती। फिर वो इवान को कॉल करता है और उसे यहाँ आने को कहता है। फिर इवान और निक वहाँ आते हैं। इवान एक डेड बॉडी और केटी को सामने देख के समझ जाता है कि जॉर्जी लंबे समय के लिए जेल जाने वाला है। फिर इवान सारे सबूत मिटाने के लिए पहले पॉलिथीन लेता है। फिर वो चाकू से जॉर्जी के फिंगरप्रिंट्स उतार के जबरदस्ती केटी के हाथों में चाकू पकड़ा देता है। इसके बाद इवान केटी को बेहोशी की गोली खिलाता है, जिसके बाद केटी बेहोश हो जाती है। फिर केटी को जब होश आती है तो निक उसके साथ गलत काम कर रहा होता है। केटी जंजीरों से बंधी होती है। बेचारी केटी दर्द से चिल्ला रही होती है, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। फिर वहाँ इवान और जॉर्जी भी आ जाते हैं। इवान केटी को कहता है ये सब कभी ना होता अगर उस दिन तुमने कपड़े उतार दिए होते। केटी बिना कपड़ों की होती है। फिर जॉर्जी उसे एक लाल ड्रेस पहनाता है और फिर से केटी को नींद की गोली खिलाता है। अब इन दरिंदों का प्लान केटी को और लोगों में बेचने का था। जब इन्हें लगता है कि केटी सो गई है तो वो केटी की जंजीरें खोल देते हैं और फिर तीनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद केटी जल्दी वोमिट करती है, जिससे गोली बाहर आ जाती है। फिर जॉर्जी दोबारा कमरे में आता है, लेकिन तभी केटी उसके सिर में रोड मार के उसे बेहोश कर देती है और वहां लगी विंडो में से भाग जाती है। लेकिन केटी जब बाहर आती है तो वो देखती है कि वो अपने शहर न्यूयॉर्क नहीं बल्कि बुल्गारिया में है। केटी वहां स्ट्रीट पर लोगों से हेल्प मांगती है, लेकिन वहां के लोगों को इंग्लिश आती ही नहीं होती। तभी वहां लोकल पुलिस वाला किरिल आता है और केटी को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहां केटी किरिल से हेल्प मांगती है और उसे कहती है उसे यूएस एम्बेसी तक छोड़ दीजिए। केटी ने किरिल को उसके साथ जो हुआ सब बता दिया था। किरिल कहता है पहले तुम्हारा मेडिकल होगा, लेकिन केटी मेडिकल करवाना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से किरिल को केटी की बातों पर शक होता है। उसे लगता है कि केटी ड्रग एडिक्ट है जो सिर्फ अपने साथ गलत काम का बहाना बना रही है।
तभी वहाँ एना नाम की औरत आती है जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल होती है। एना किरिल को कहती है उसे लड़की से अकेले में बात करनी है। बात करने के बाद केटी को एना ठीक लगती है। एना फिर केटी को यूएस एम्बेसी की तरफ ले चलती है। फिर वो केटी को कहती है कि कुछ समय के लिए मेरे घर रुक जाते हैं। केटी को भी भूख लगी होती है तो वो मान जाती है। फिर एना उसे घर ले आती है और उसे बेसमेंट में जाने को कहती है। केटी नीचे जाती है तो उसे पता चलता है ये वही रूम है जहाँ से वो पहले भागी थी। वहाँ तीनों दरिंदे पहले से होते हैं। एना असल में जॉर्जी की माँ थी। वो अपने बेटे को किसी भी हालत में जेल जाने से बचाना चाहती थी। फिर ये दरिंदे दोबारा केटी को बांध देते हैं और फिर वहाँ इनका फैमिली फ्रेंड वाल्को आता है। इवान और बाकी ऊपर चले जाते हैं। वाल्को फिर इलेक्ट्रिक स्टिक से केटी को टॉर्चर करता है। फिर वो केटी को बहुत मारता है और उसके साथ गलत काम करता है। वाल्को के जाने के बाद इवान वहाँ आता है और केटी को कहता है तेरी जैसी को मैं टच भी नहीं करूंगा। केटी ने अभी तक हिम्मत नहीं हारी होती। वो इवान के मुंह पे थप्पड़ मारती है, जिसके बाद इवान केटी को बहुत पीटता है और मार मार के उसे बेहोश कर देता है। जब केटी को होश आती है तो वो देखती है कि ये तीनों यहीं गड्ढा खोद रहे हैं। फिर वो केटी को बॉक्स में डाल के उसे जिंदा जमीन में दफन कर देते हैं। केटी को भी लगता है कि अब वो यहीं मर जाएगी, लेकिन बुल्गारिया में सभी घरों के नीचे सीवरेज है। केटी का बॉक्स जमीन में धंसता हुआ नीचे सीवरेज होल में गिर जाता है। केटी बॉक्स से बाहर आती है। वो चिल्लाती है लेकिन उसकी कोई भी आवाज नहीं सुनता। फिर ऐसे ही केटी को सीवरेज होल से चर्च तक जाने का रास्ता मिलता है। चर्च का पादरी रियलाइज करता है कि उसकी चीजें कोई चोरी कर रहा है। फिर वो केटी को चोरी करते पकड़ लेता है। केटी की हालत बहुत खराब होती है। पादरी एक अच्छा इंसान है, लेकिन केटी के साथ जो हुआ अब वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। पादरी केटी को कहता है वो उसकी हेल्प करेगा, लेकिन केटी कहती है कि मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। फिर फादर केटी को कुछ कपड़ों के साथ बाइबल देता है। केटी सब कुछ लेके दोबारा सीवरेज में चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद केटी दोबारा चर्च आती है। पादरी पूछते हैं बेटी क्या तुम्हें सच में हेल्प नहीं चाहिए? केटी को लेकिन अब हेल्प नहीं वेंजेंस चाहिए। वो फिर बाइबल वहाँ छोड़ के चली जाती है। अब उन दरिंदों को सजा मिलनी थी। केटी सबसे पहले चुपके से इवान के घर जाती है और वहाँ से कुछ पैसे चोरी करती है। फिर वो जॉर्जी को फॉलो करना स्टार्ट करती है। जॉर्जी एक जगह कॉफी पी रहा होता है। केटी दूर से उसके सामने आती है। केटी को देख के जॉर्जी हैरान हो जाता है। फिर वो केटी का पीछा करता है। पीछा करते करते केटी जॉर्जी को सीवरेज होल तक ले आती है और फिर उसे पीछे से वार करके बेहोश कर देती है। फिर जब जॉर्जी को होश आती है तो वो दीवार पे नंगा लटका होता है। केटी उसे वैसे ही तड़पाती है जैसे जॉर्जी ने उसके साथ किया था। फिर सीन शिफ्ट होता है एक क्लब में, जहाँ निक नशे में धुत एंजॉय कर रहा होता है। केटी फिर निक के सामने आती है। निक भी उसे देख के हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि उसने केटी का भूत देख लिया। फिर वो बाथरूम में जाता है जो कि बहुत ही गंदा होता है। केटी उसके पीछे वहाँ आती है और निक का गंदी टॉयलेट के पानी में सिर घुसा के उसे मार डालती है। अब बारी होती है वाल्को की। केटी चर्च में जाती है जहाँ वाल्को होता है। वाल्को केटी को देख के उसका पीछा करता है और वो भी सीवरेज होल में चला जाता है, जहाँ केटी उसके भी सिर पे वार करके उसे बेहोश करती है। फिर जब वाल्को को होश आती है तो वो नंगा एक टूटे बेड पर पड़ा होता है। यहाँ फिर केटी वाल्को को भी बिजली के झटके देती है जैसे वाल्को ने उसे दिए थे। फिर वो वोल्टेज बढ़ाती है और वाल्को के मुंह में इलेक्ट्रिक रोड घुसा के उसे मार डालती है। फिर केटी एना को किडनैप करती है और उसे वही बॉक्स में बंद करती है जिसमें उसे बंद किया गया था। अब बारी थी इवान की। इवान को केटी फोन करके बताती है कि जॉर्जी की जान खतरे में है। फिर वो उसे जॉर्जी की लोकेशन बताती है। इवान वहां पहुंचता है तो वो जॉर्जी को ऐसी हालत में देख के दहल जाता है। वहां बॉक्स में एना भी पड़ी होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पादरी किरिल से मिलता है। वो किरिल को बताता है कि एक लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ है और मुझे लगता है जिन्होंने उसके साथ बुरा किया है वो उन्हें छोड़ेगी नहीं। किरिल पूछता है आपको कैसे पता? तो पादरी बताते हैं कि मैंने उसे बाइबल पढ़ने को दी थी जिसमें उसने बदला लेने को अंडरलाइन किया था। किरिल लड़की की आइडेंटिटी पूछता है जिससे वो समझ जाता है कि पादरी केटी की बात कर रहा है। किरिल बहुत पछताता है कि उसने केटी की हेल्प क्यों नहीं की। पादरी फिर बताते हैं कि वो लड़की सीवरेज होल से चर्च आती थी। फिर किरिल केटी को ढूंढने सीवरेज होल में जाता है। इधर केटी ने इवान को भी बंदी बना लिया होता है। जॉर्जी खून बहने की वजह से तड़प तड़प के मर चुका होता है। इवान को जब होश आती है तो केटी फिर उसे तड़पाना शुरू करती है। पहले वो इवान के निप्पल्स उखाड़ती है, जिसके बाद केटी उसकी बाल्स को
मशीन की हेल्प से मसलना शुरू करती है। इवान दर्द से चिल्ला रहा होता है, जैसे केटी चिल्ला रही थी। तभी किरिल वहां आता है और केटी को रुकने को कहता है। केटी किरिल की तरफ देखती है। पीछे से इवान केटी को पकड़ लेता है। इवान केटी को मारने ही लगता है कि उसे रोकने के लिए किरिल गोली चलाता है, जो कि इवान के माथे में लगती है और वो वहीं मर जाता है। केटी इसके बाद कुछ नहीं करती और वो चुपचाप किरिल के नजदीक से गुजरती है। किरिल केटी से माफी मांगता है, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई थी। फिर केटी फाइनली यूएस एम्बेसी के गेट पर पहुंचती है, जहां वो स्माइल करती है और मूवी यहां समाप्त हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।